दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स और पिक्चर्स की मदद से रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फेमस पोएम माय लास्ट डचेस को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे अभी मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं जिस तरह से इस पोएम को पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। इस पोएम को दोस्तों 1842 में पब्लिश करवाया गया था और ये एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में लिखी हुई है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक स्पीकर होता है यानी बोलने वाला और एक लिसनर होता है जो सिर्फ सुनता है, जिसका काम केवल सुनने का होता है और पूरी पोएम में वो कुछ भी नहीं बोलता। तो इस पोएम में जो स्पीकर है वो है एक ड्यूक, ड्यूक ऑफ फेरारा, और लिसनर है वो एक मैसेंजर है, शायद किसी दूसरे राजा का भेजा हुआ मैसेंजर है। दोस्तों जो कुछ भी इस पोएम में इस ड्यूक ने बोला है उससे एक बात तो साफ होती है, उसका ये मानना है कि औरत किसी ऑब्जेक्ट की तरह होती है जिसे दबाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए और किसी टूल की तरह अपने फायदे के लिए उसका यूज करना चाहिए। और ये हालत खास तौर पर रॉबर्ट ब्राउनिंग के टाइम पर औरतों की थी। विक्टोरियन एरा में जब एक औरत राज कर रही थी, औरतों को राइट्स नहीं थे और इस ड्यूक के जरिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पूरे विक्टोरियन एरा पर कटाक्ष किया है। इस ड्यूक ने अपनी डचेस की पेंटिंग को जानबूझकर एक ऐसी जगह रखवाया था अपनी प्राइवेट गैलरी में जो एक पब्लिक एरिया थी, ताकि जो लोग इस महल में आए वो देखें कि ड्यूक ने कैसे एक म्यूजियम बना रखा है, अपने महल को एक अलग से गैलरी बना रखी है। उसका इरादा तो ये भी था कि जो नई लड़की जिससे वो अभी शादी करने वाला है, जिसके राजा का मैसेंजर यहाँ पर आया है, उसे भी वो एक अपने अचीवमेंट की तरह रखेगा। औरत उसके लिए किसी कीमती ज्वेलरी की तरह थी जिसे तिजोरी में छुपा कर रखना चाहिए और वक्त पड़ने पर पहनकर लोगों को दिखाना चाहिए। तो पोएम की शुरुआत होती है जब ये ड्यूक ऑफ फेरारा अपने गेस्ट यानी उस मैसेंजर को अपने महल की दीवार पर टंगी हुई अपनी मरी हुई वाइफ की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। देखो ये मेरी लास्ट डचेस की तस्वीर है जिसकी पेंटिंग तुम दीवार पर देख रहे हो। देखो तो यार, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे जिंदा सामने खड़ी है। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर नाउ। मैं तो कहूंगा क्या लवली पीस ऑफ आर्ट है ये पेंटिंग। वो आगे बोलता है उस मैसेंजर से कि जिसने भी इस पेंटिंग को बनाया होगा वो नाम भी लेता है फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वर्क बिजली अ डे। फ्रा पेंडोल्फ ने इस पेंटिंग को बनाया था और उसने पूरा दिन इस तस्वीर को बनाने में बहुत काम किया था। उसका हार्डवर्क साफ देखते ही बनता है। एंड देयर शी स्टैंड्स। देखो कैसे जान डाल दी पेंटिंग में, लगता है साक्षात सामने खड़ी है। वेल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। अब ड्यूक उस मैसेंजर से पूछता है, तुम खड़े क्यों हो यार, बैठोगे नहीं? क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि थोड़ी देर बैठकर आराम से इस पेंटिंग को देखूं? आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन। मैंने कहा कि फ्रा पेंडोल्फ ने इस पेंटिंग को बनाया था। दोस्तों ये जानबूझकर इस नाम को 2-3 बार इस पोएम में लेता है क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ एक ऐसा इंसान था जो बहुत पवित्र था। औरतों को लेकर उसके दिल में मैल नहीं था, यानी एक तपस्वी टाइप का था। खासतौर पर एक ऐसे इंसान से इसने इस तस्वीर को बनवाया जो इसकी डचेस पर बुरी नजर न डाले। पर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्स काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस। ये ड्यूक इन लाइनों में खुद बोल रहा है कि ये जानबूझकर फ्रा पेंडोल्फ का नाम ले रहा है क्योंकि तुम जैसे स्ट्रेंजर्स, मैसेंजर को बोल रहा है कि तुम जैसे स्ट्रेंजर्स लाइक यू डचेस के फेस को घूरते रहते हैं और सोचते हैं कि डचेस के फेस पर इतना तेज, इतना पैशन ऑफ अर्नेस्ट ग्लैंस कैसे है। तुम जैसे स्ट्रेंजर्स समझ नहीं पाते कि फ्रा पेंडोल्फ ने इसको बनाया है। इसलिए यहाँ पे पिक्चर्ड का मतलब है पेंटेड और कॉन्टेनेंस का मतलब है फेस, पेंटेड फेस। But to myself turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I, and seemed as they would ask me if they durst। मतलब हर कोई, मतलब कोई भी इस पेंटिंग को देखकर मेरी तरफ मुड़कर पूछने की कोशिश जरूर करता है, मतलब पूछना जरूर चाहता है, अगर उसमें हिम्मत हो तो। इफ दे डस्ट का मतलब अगर उसमें हिम्मत हो तो, कि इस डचेस के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस आए कैसे। दैट हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर, मतलब ये डचेस के फेस पर इतना तेज आया कैसे। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, मतलब तुम पहले नहीं हो, मैसेंजर को बोलता है, जो ये सवाल, जिसके मन में ये सवाल आया हो। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब है कि सिर्फ ये ड्यूक ही इस पेंटिंग का पर्दा हटा सकता है, कोई और नहीं। खुद बोल रहा है कि ये पर्दा, द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, ये जो मैंने तुम्हारे लिए पर्दा हटाया है, बट आए इसको सिर्फ मैं हटा सकता हूँ, कोई और नहीं। नेक्स्ट लाइनों में ये ड्यूक अपना दुखड़ा रोता है, बोलता है कि सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, कि सर ये जो पेंटिंग में आपको डचेस के गालों पर जो चमक दिख रही है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पेंटिंग बनाते वक्त उसका हस्बैंड उसके सामने खड़ा था इसलिए वो थोड़ी खुश थी,
called that spot of joy into the Duchess cheek. मतलब डचेस के गालों पर जो लाली तुमको दिख रही है ये उसके हस्बैंड की प्रेजेंस में नहीं थी। परहैप्स शायद फ्रा पेंडोल्फ ने कुछ उसको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, फ्रा पेंडोल्फ ने पेंटिंग बनाते वक्त उसे कह दिया हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि आपकी जो शॉल है वो आपकी रिस्ट पर बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसा कुछ कहा होगा या फिर ऐसा कहा होगा, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ ब्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट। या फिर ऐसी कोई तारीफ की होगी मेरी डचेस की कि आपकी गर्दन पर जो लाली है हाफ ब्लश, ये जो लाली है, ये जो कलर है, मेरा पेंट और ब्रश उसको रंग नहीं सकते। ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, तभी शायद ऐसी चमक आई होगी उसके चेहरे पर। आगे ड्यूक बोलता है कि ऐसी चीजें, ऐसी तुच्छ चीजें, सच स्टफ, ऐसी चीजें काफी थी उसके चेहरे पर हंसी लाने के लिए। सच स्टफ वॉज courtesy she thought as cause enough for calling up a spot of joy। आगे वो एक बहुत ही स्लो मैनर में अपनी डचेस को क्रिटिसाइज करता है, बोलता है कि शी हैड ए हार्ट। मतलब क्या बताऊं, उसके पास एक ऐसा दिल था। हाउ शैल आई से, शी हैड ए हार्ट, हाउ शैल आई से, मैं कैसे बताऊं कि उसके पास एक ऐसा दिल था। टू सून मेड ग्लैड, मतलब बहुत जल्दी खुश हो जाता था उसका वो दिल। टू इजीली इम्प्रेस्ड, मतलब बहुत जल्दी वो इम्प्रेस हो जाती थी हर किसी चीज से। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, उसे हर चीज पसंद थी जो भी वो देखती थी, उसे हर वो चीज पसंद थी जिसे भी वो देखती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, वो हर किसी को देख लेती थी जो भी उसका रास्ता काटे। सर इट वॉज ऑल वन, मतलब उसे सब चीजें बराबर खुशी देती थी, चाहे वो मेरा दिया हुआ हीरो का हार हो। माई फेवर ऑन हर ब्रेस्ट, यानी मेरा दिया हुआ हीरो का हार, माई फेवर मतलब मेरा दिया हुआ हीरो का हार जो उसके ब्रेस्ट के ऊपर था। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, यानी डूबता हुआ सूरज भी उसे उतनी ही खुशी देता था जितना मेरा दिया हुआ हीरो का हार। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट मतलब सूरज जो वेस्ट में डूबता है। द बॉ ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चिड फॉर हर, अगर कोई उसे गार्डन में से कोई चेरीज तोड़कर भी ला देता था तो वो उसे देखकर भी खुश हो जाती थी। द वाइट म्यूल शी रॉड विथ राउंड द टेरेस, एक वाइट म्यूल, वाइट खच्चर पर बैठ कर के भी टेरेस पर सवारी करने से भी वो खुश हो जाती थी। यहाँ दोस्तों ये वाइट म्यूल उस रिचेस की इनोसेंस और प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। एक लाइन में वो बोलता है, ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अ लाइक एंड अप्रूविंग स्पीच और ब्लश एट लीस्ट, मतलब वो हर चीज से खुश हो जाती थी, या तो वो कुछ अच्छा बोल देती थी या फिर एक सेम सा ब्लश, एक सेम सी स्माइल दे देती थी। अब ये एक अच्छी बात थी कि वो सबको थैंक यू बोलती थी। शी थैंक्ड मैन गुड, मुझे अच्छा लगता था वो सबको थैंक यू बोलती थी। बट थैंक्ड सम हाउ आई नो नॉट हाउ, सबकी रेस्पेक्ट करती थी, अच्छी बात थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मेरे दिए हुए गिफ्ट की बराबरी वो किसी और की गिफ्ट के साथ में कैसे कर सकती है। As if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift। मतलब ऐसा लगता था जैसे वो मेरे दिए हुए गिफ्ट मेरी फैमिली के 900 साल पुराने नाम की बराबरी किसी के भी गिफ्ट के साथ में कर रही हो। मतलब ईगो हर्ट होता है ना। आगे वो बोलता है कि कौन उसके सामने झुकता उसे बताने के लिए कि वो गलत कर रही थी। Who'd stoop to blame this sort of tippling? वो मैसेंजर को बोलता है, even had you skill in speech, तुम भी इतने माहिर होगे बोलने में जितना मैं नहीं हूं। मतलब तुम्हारे अंदर भी एक स्किल होगी कि तुम अपनी बात को घुमा फिरा कर कह सको अपनी वाइफ को, लेकिन मेरे अंदर नहीं है। वो ड्यूक बोल रहा है कि मैं उसे घुमा फिरा कर समझा सकता कि तुम ये जो सब कर रही हो मुझे बुरा लगता है। ये बोल रहा है ना, जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, मुझे बुरा लगता है जो ये तुम कर रही हो। Here you miss और there exceed the mark, यहां तुम गलती कर रही हो और यहां तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। ये चीजें बताने की स्किल नहीं थी मेरे अंदर, और हो सकता है इसके बाद वो खुद को समझा लेती। एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन सो, मेरी बात मान भी लेती मुझे खुश रखने के लिए। नॉर पेनली सेट हर वेट्स टू योर्स फॉरसूथ एंड मेड एक्सक्यूज, मतलब वो खुद को बिना कोई जिद किए समझा लेती, बिना कोई एक्सक्यूज दिए, मतलब वो अपने आप को बदल लेती अगर मैं उसे समझाता तो। एंड देन वुड बी सम स्टूपिंग, लेकिन मेरा ऐसा बोलना ऐसा होता जैसे मैं उसके सामने झुक रहा हूं। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैंने फैसला किया कि मैं झुकूंगा नहीं साला। आगे वो बोलता है, ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट व्हेनेवर आई पास्ड हर। ओ सर, जब भी मैं उसके सामने से उसके पास से गुजरता था
नो डाउट वो मुझे देखकर स्माइल करती थी, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल। मतलब कोई दूसरा भी उसके सामने से गुजरता था तो वो सेम सी स्माइल देती थी। मतलब मेरे लिए उसकी स्माइल कुछ अलग या स्पेशल नहीं होती थी। दिस ग्रू, और ये सब बढ़ता ही गया। एंड आई गेव कमांड्स, और मैंने ऑर्डर्स दे दिए अपने सिपाहियों को। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और सारी स्माइल्स एक साथ रुक गई। इस लाइन का मतलब ये है शायद कि इसने अपनी डचेस का मर्डर करवा दिया। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और देखो आज हमारे सामने खड़ी है जिंदा, एकदम जीती जागती। विल इट प्लीज यू राइज। यहाँ पर ड्यूक उससे पूछ रहा है मैसेंजर से, अब क्या बैठे ही रहोगे, खड़े हो जा भाई। विल मीट द कंपनी बिलो। चलो नीचे चलते हैं, बाकी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। आगे की लाइनों में वो ड्यूक उस मैसेंजर से बोल रहा है, द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस। मतलब तुम्हारा जो काउंट है, तुम्हारा जो मास्टर है, वो अपनी काइंडनेस के लिए, म्यूनिफिसेंस मतलब काइंडनेस के लिए जाना जाता है। इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन ऑफ डवरी विल बी डिसअलाउड। इन दो लाइनों का मतलब ये है, फिर तो ये भी साफ है कि मैंने जो उनकी बेटी से शादी करने के लिए अपनी दहेज की जो शर्तें रखी है वो उन्हें भी मान लेंगे, डिसअलाउ नहीं करेंगे। दो दिस फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अबाउट एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, आगे की लाइन में वो बोल रहा है कि मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट, मेरा स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट तो, मेरा मकसद तो काउंट की खूबसूरत बेटी से शादी करना है, दहेज लेना ही। खुद को मतलब बचा रहा है वो। टुगेदर डाउन सर, मतलब साथ में चलते हैं ना सर, इतनी जल्दी क्या है। नोटिस नेपच्यून, आगे वो नेपच्यून का एक स्टैच्यू है वो दिखा रहा है कि नोटिस नेपच्यून द टैमिंग अ सी हॉर्स। जो सी हॉर्स के ऊपर जिसको कंट्रोल करके बैठा है, नेपच्यून का ये जो स्टैच्यू है। चलो साथ में नीचे चलते हैं। देखो उस गॉड नेपच्यून के स्टैच्यू को देखो जो सी हॉर्स पर बैठे हैं। ये एक रेयर वर्क ऑफ आर्ट है और इसको क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने खास मेरे लिए बनाया था। इसी लाइन के साथ ये पोएम तो खत्म हो जाती है दोस्तों, लेकिन इस पोएम में बार बार ड्यूक ने उस मैसेंजर को अपनी वेल्थ और पावर दिखाने की कोशिश की है। बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे कि फ्रा पेंडोल्फ और क्लॉस ऑफ इंसबर्ग का नाम लेकर कि ऐसे लोग भी मेरे लिए काम करते हैं। इस ड्यूक के पास ये जो पेंटिंग्स और स्टैच्यू हैं, इनसे ये अपने स्टेटस को दिखाने की कोशिश करता है। खासतौर पर इसने चेयर भी रखवाई है उस पेंटिंग के सामने कि लोग बैठकर देखें उस पेंटिंग को। वो अपनी डचेस को तो कंट्रोल नहीं कर सका, लेकिन इस पेंटिंग के जरिए वो कंट्रोल करना चाहता है अपने डचेस को। और पर्दे भी उसने इसलिए लगवाए हैं ताकि ये खुद तय करे कि इसकी पेंटिंग को किसके सामने स्माइल पास करनी है, किसके सामने नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। एक चीज नए रीडर्स के लिए ध्यान देने वाली है कि इस पोएम में ड्यूक की वाइफ अनफेथफुल यानी कि चरित्रहीन बिल्कुल नहीं थी। जानबूझकर ड्यूक ने बातों ही बातों में उसकी इमेज, उसकी छवि बिगाड़ी है। एक्चुअली वो किसी को भी देखकर काइंड होकर मुस्कुरा के बात करती थी। इसी को उसका फॉल्ट बनाकर प्रेजेंट किया है इस पोएम में। इस पोएम की सेटिंग 16th सेंचुरी के इटली में रखी गई है और इसमें जो दोनों आर्टिस्ट के नाम लिए गए हैं, फ्रा पेंडोल्फ और लॉस ऑफ इंसबर्ग, दोनों फिक्शनल है, दोनों रियल कैरेक्टर नहीं है। और पोएम को 1842 में ड्रामेटिक लिरिक नाम के कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया था। अब आप ये पूछोगे ड्रामेटिक लिरिक क्या होता है। दोस्तों ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामा मतलब शेक्सपियर के टाइम का ड्रामा और लिरिक मतलब वर्ड्सवर्थ के टाइम की लिरिक। दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो इस टाइप का कलेक्शन इन्होंने पब्लिश करवाया था। इस पोएम को उस टाइम लिखा गया था जब इंग्लैंड के लोग इटालियन रेनेसां में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, इटालियन फॉर्म्स में, म्यूजिक में, आर्किटेक्चर में और कल्चर में। बाकी सब तो कैरेक्टर इसमें फिक्शनल है, लेकिन इस पोएम में ये जो ड्यूक है ये रियल कैरेक्टर है। इसका असली नाम अल्फोंसो सेकंड था, जिसकी बहुत सारी वाइफ्स थी और उनमें से एक वाइफ बहुत कम एज में गुजर गई थी। अब पोएम खत्म होती है एक ब्रॉन्ज के स्टैच्यू को दिखाते हुए, नेपच्यून का स्टैच्यू, जिसे क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने बनाया था। वो स्टैच्यू डोमिनेंस को दिखाता है। ड्यूक भी खुद का डोमिनेंस रोमन सी गॉड नेपच्यून की तरह समझता है। वो अपने आसपास की हर चीज पर कंट्रोल करना चाहता है। वो उस मैसेंजर को बोलता है कि बैठ जाओ, उठ जाओ, साथ में नीचे चलेंगे, नेपच्यून के पुतले को देखो। तो इस पोएम में वो अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम पसंद आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है, मैंने एंड में कुछ एनालिसिस भी ऐड किया था इस वीडियो में, वो भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।